Assalamu alaikum. Welcome to Biology with Kiran. Today our topic of discussion is ecology. It's actually the chapter 6 of Miller and Hartley zoology. Ecology is basically the Greek word combination of two words eco, place of living, and logy, to study. So it's ecology. It's basically the study of relationship of organisms to their environment. ठीक है, इकोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं कि रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ. ये टर्म किसने दी थी सबसे पहले? अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में. ठीक है, और इसने इसको इकोलॉजिक कहा था. अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी की टर्म दी थी और इसने इसको इकोलॉजिक कहा था. और जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो हम ओडम को मानते हैं, ODUM, ओडम. अब इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट बेसिकली कम्बिनेशन होता है फिजिकल फैक्टर्स का, बायोलॉजिकल फैक्टर्स का और बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस का. जैसे पैरासाइटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, ये सारी बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं. सो इन्वायरमेंट इन सब का कम्बिनेशन होता है. इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? सो इट मे बी आस्क्ड एज what is the unit of ecology? That is ecosystem. Ecosystem is also the combination of two words eco and system. Eco stands for environment and system एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें different parts जो हैं वो मिलके इंटीग्रेटेड वर्क होता है. ठीक है, वो मिल के काम कर रहे होते हैं. एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. सो इकोसिस्टम क्या है? ये बेसिकली इन्वायरमेंट के जो पार्ट्स हैं ना वो मिल के काम करते हैं एक सिस्टम की तरह. अब कंपोनेंट्स कितने होते हैं इकोसिस्टम के? 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह आते हैं इसमें, और एबायोटिक में जो है वो ऐसे फैक्टर्स आते हैं जैसे टेम्परेचर है, एयर है, वाटर वगैरह एबायोटिक में आते हैं. अभी हम ना इनकी नेक्स्ट डिटेल भी देखेंगे. अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलके स्पीशीज़ बनाते हैं. स्पीशीज़ आपको पता है पॉपुलेशंस बनाती हैं. पॉपुलेशंस जो है ना वो डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी होकर कम्युनिटी बना लेती हैं. लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो पॉपुलेशंस है ना वो सेपरेटली नहीं रह सकती. यानी हम कहें कि एक पॉपुलेशन बिल्कुल सेपरेट रह रही है, बल्कि डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी होकर कम्युनिटी की फॉर्म में रहती हैं. और कम्युनिटी लेवल पे क्या होता है? इंटरेक्शंस होती हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस जिनको हम कहते हैं, यानी 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान में. अब नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के मेजर 3 लेवल्स हैं. ठीक है, इसके अलावा हम इसको इलोंगेट भी कर लेते हैं, बायोस्फीयर तक ले जा सकते हैं. अब इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो इसमें आता है और वो फिजिकल फैक्टर्स के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, वो उनको रिस्पॉन्स करता है. उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिल के इकट्ठे रहते हैं. कम्युनिटी लेवल, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी रहती हैं. बायोम एक्चुअली क्या होता है? लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज़ प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट. यानी क्लाइमेटिक बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं अर्थ के एरियाज़ को. जैसे हमारा साउथ एशिया है, ठीक है, क्लाइमेटिक बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया. अब इसमें क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म ऑफ वेजिटेशंस होती हैं, यानी ग्रासेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं. और बायोम को हम नाम किस बेस पे देते हैं? उस एरिया के इकोसिस्टम की बेस पे या फिर वहाँ के प्लांट्स की बेस पे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब बायोम्स को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक इकोसिस्टम बन जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव. ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अडॉप्टेड होते हैं इन्वायरमेंट के लिए और ये मॉडिफाई कर सकते हैं बायोस्फीयर को, उसकी कंडीशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं. हैबिटेट क्या होता है? प्लेस ऑफ लिविंग होती है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं. अच्छा, हैबिटेट में जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना वो रेंज ऑफ टॉलरेंस में होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म उनको बेयर कर सकता है, यानी वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते उस ऑर्गेनिज्म के लिए. वो अपनी बॉडी को उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है. नेक्स्ट है निच या निश.
ये किसी ऑर्गेनिज्म की ऑक्यूपेशन होती है, उसका रोल होता है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पे है, वो खाता क्या है, ठीक है, उसके अलावा उसका रोल क्या है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें निच में आती हैं। ग्राइनल ने 1917 में सबसे पहले ये टर्म दी थी, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स एल्टन ने क्या कहा था कि निच क्या होती है, ये रोल होता है किसी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी में। निच इज़ एक्चुअली द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी। निच हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है दो चीज़ों के बारे में, कि ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैसे लेते हैं और ऑर्गेनिजम्स मटेरियल अपने कैसे लेते हैं, यानी मैटर कहाँ से आता है और एनर्जी कहाँ से आती है। नेक्स्ट हमारे पास निच के एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास निच के। इंटरैक्शंस ऑर्गेनिज्म की आपस में कैसे होती हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है टुवर्ड्स दैट इंटरैक्शंस। और इसके अलावा इसमें फिजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं निच में। टाइप ऑफ इकोलॉजी, इसमें मैंने थोड़ा सा एफएससी से भी इंक्लूड किया है, जो कि इम्पॉर्टेंट था, उसको रिकॉल करना ज़रूरी था, ठीक है। अदरवाइज़ ये मिलर एंड हॉल जूलॉजी से डाटा लिया गया। सो टाइप ऑफ इकोलॉजी, टू टाइप्स हैं इकोलॉजी की, ऑर्ट इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी क्या है, यानी एक पॉपुलेशन के लिए, यानी सिमिलर स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स जो है ना, यानी एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। और इसमें हम सिंगल पॉपुलेशन का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। ऑर्ट इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सिंगल पॉपुलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, इट्स कॉल्ड एज ऑर्ट इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, सीन इकोलॉजी में हम ये ऐसा करते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस ले लेते हैं, यानी हम कम्युनिटी लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें हम ओरिजिन देखते हैं उसका, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉपुलेशन की कंपोजिशन देखते हैं, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डायनामिक्स। और कम्युनिटी लेवल पे हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल को, पॉपुलेशन को और कम्युनिटी को। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा ना, इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स थे, दो तरह के, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो लिविंग चीज़ें हैं वो बायोटिक में आती हैं। और इनको सपोर्ट कौन करता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या था, थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अर्थ को सराउंड करता है, 10 to 8 किलोमीटर अपर रीच ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है और सेम नीचे ओशन में भी। उसके बाद हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये तीन तरह के हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रो यानी कि वाटर, यानी वाटर बॉडीज आ जाएंगी इसमें। लिथोस्फीयर यानी रॉक्स वगैरह, इट मीन्स इसमें अर्थ का सारा रॉकी पोर्शन आ जाएगा। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर का सारा एरिया, ठीक है, इसमें वो आ जाएगा। अब प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम्स एंड इंटरेक्शंस, मेजर प्रोसेसेस जो इकोसिस्टम में होते हैं वो फीडिंग होती है और सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स और एनर्जी है। दो प्रोसेसेस हैं मेन प्रोसेसेस, फीडिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड एनर्जी फ्लो। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, अब हमने ना ये बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में ज़रा पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल से। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी फूड कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूसर से। डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर का डिके कर देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको कह लें कि उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कर देते हैं दोबारा इन्वायरमेंट में, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, ये ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंस है जिसके थ्रू एनर्जी मूव करती है इकोसिस्टम में, यानी पहले प्रोड्यूसर्स हैं सीक्वेंस में, उसके बाद कंज्यूमर्स हैं, फिर डिकम्पोजर्स हैं, यानी एनर्जी किस तरह सीक्वेंस में मूव करती है उनको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस को, कि ये फूड चेन है। ग्रास होपर, यानी ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है,
उस पर कौन फीड कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रास होपर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर श्रीव्स हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स ओल्स हैं। अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब जो है कि जब हम ज़्यादा सारी फूड चेन को मिला देते हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, तो हमारे पास फूड वेब बन जाती है। जैसे देखें ना, ग्रास पे सिर्फ ग्रास होपर तो फीड नहीं कर रहा, ठीक है, और भी ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो ग्रास पे फीड करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब, जिसमें हम फूड चेन्स को इंटरकनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ये पोजीशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की जो वो ऑक्यूपाई करता है फूड चेन में। जैसे ग्रास है ना प्रोड्यूसर्स के लेवल पे, तो ये इसकी पोजीशन है, और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। सो बेसिकली ट्रॉफिक लेवल क्या है कि हर ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद बायोमास क्या होता है? बायोमास इज एक्चुअली द मटेरियल यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। बायोमास क्या है? मटेरियल यूज किया जाता है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है कि जो इकोसिस्टम का कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक लंबे अरसे के बाद चेंज हो जाता है इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर, ठीक है, यानी उस मैनर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये चेंज कैसे आएगा। अच्छा, अब ये चेंज कब से कब तक होता है? मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर से इनिशियल कम्युनिटी से तब तक रहता है जब तक कोई स्टेबल कम्युनिटी ना बन जाए। सो बेसिकली इन इकोसिस्टम द कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट फेवर्स द स्पीशीज, कि वो चेंज हो जाए इन प्रेडिक्टेबल मैनर, ठीक है, और तब तक चेंज आता रहे जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना बन जाए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सी होती है? जो स्टेबल होती है। उसके बाद इसकी जो सारी स्टेजेस होती हैं ना सक्सेशन की, वो प्रेडिक्टेबल होती हैं। क्यों प्रेडिक्टेबल हैं? क्योंकि हमें हर स्टेज के जनरल कैरेक्टर्स का पता है। पॉइनियर्स कौन से होते हैं? जो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, इनिशिएट करते हैं, और ये हार्डी इन्वेडर्स होते हैं, यानी जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? ये डाइवर्स होती है और स्टेबल होती है। उसके बाद सक्सेशन ड्राई लैंड पे टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ऐसे एरिया पे होती है जिसपे पहले कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी बेयर लैंड है, बेयर रॉक है, उस पे पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर ये पूल में होगी तो इसको हम हाइड्रोसीर कहेंगे, अगर ये ड्राई सॉइल में होगी तो इसको हम ज़ीरो सीर कहेंगे। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है? इसमें देखें कि एक फॉरेस्ट प्रेजेंट था, उसको आग लग गई, अब उसकी जगह पे नए पौधे हो गए, ठीक है, तो पहले से न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये सक्सेशन जो है ना वो जल्दी होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये बेसिकली एफएससी का पोर्शन है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ सक्सेशन को। उसके बाद स्टेजेस ऑफ जीरो सीर में सबसे पहले देखें क्रस्टोज लाइकन स्टेज। क्रस्टोज लाइक, क्रस्ट क्या होता है? अपर सरफेस होती है। क्रस्टोज लाइकन स्टेज क्या है कि ये बेयर जो लैंड होती है ना, जिस पे पहले कुछ भी नहीं था, बंजर ज़मीन थी, उस पर ये ग्रो कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं? हार्ड इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ये जब बारिश होती है ना तो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और जब ड्राई सीजन आता है ना तो उसी पानी को यूज़ कर लेते हैं, यानी डेसिकेशन से खुद को ऐसे प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है फोलिएज लाइकन स्टेज। फोलिएज लाइकन स्टेज में जो लाइकन्स होते हैं ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये क्या करते हैं? जो क्रस्टोज लाइकन जो सरफेस पे थी ना उसको कवर कर लेते हैं, इसलिए उसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, डेथ होना शुरू हो जाती है, और डिप्रेशंस बन जाते हैं ज़मीन में ना, और उस डिप्रेशंस में लाइकन्स अंदर की तरफ ग्रो कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? डर्मेटोकॉर्पन एंड परमिलिया। ये एक्चुअली बायोलॉजी के पेपर में ना पूछी जाती हैं कि परमिलिया बिलोंग्स टू विच स्टेज ऑफ सक्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास मोस स्टेज है। मोस की दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पॉलीट्राइकम, टर्टुला। ये लाइकन्स के साथ compete करती हैं और ये ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती हैं। जितना ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करेंगी उतना ज़्यादा ह्यूमस ऐड करेंगी। हर्बिशियस स्टेज, इसमें हर्ब्स आ जाती हैं और ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास श्रब स्टेज है।
श्रब्स हर्ब्स को कवर कर लेती हैं और ह्यूमस ऐड कर देती हैं। नेक्स्ट क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, ये स्टेबल कम्युनिटी होती है, डाइवर्स होती है, इसमें सॉइल जो है वो इम्प्रूव हो गई, वुडी प्लांट्स वगैरह बन गए, ठीक है, वो शेड कर देंगे बाकी सारी फार्म्स को, उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो वो ग्रो नहीं करेंगी। उसके बाद एक सीरल स्टेजेस, सीरल स्टेजेस क्या होती हैं कि यानी हमने क्रस्टोस लाइकन स्टेज से जो एंड तक आए ना हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी फॉरेस्ट तक, वो सारी स्टेजेस कौन सी थी, सीरल स्टेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस क्या हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। पहली है हर्बीवोरी, देन प्रीडेशन, थर्ड सिम्बायोसिस, फोर कंपटीशन। अब हर्बीवोरी क्या होता है, इसमें क्या है कि इंडिविजुअल्स जो है ना ऑर्गेनिजम्स वो फीड करते हैं क्रॉपिंग पोर्शन ऑफ प्लांट पे, यानी जो क्रॉप्स वाला हिस्सा होता है ना प्लांट्स का उस पे फीड करते हैं और प्लांट को किल नहीं करते बल्कि उसके पत्ते खा जाते हैं सिर्फ। अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रासेस पे फीड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेजर्स। अब जो ग्रेजिंग है ना वो एक ख़ास हद तक होनी चाहिए। अगर ग्रेजिंग एक ख़ास हद से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो लैंड जो है वो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी ज़मीन। उसके नुकसान क्या होंगे, जो टॉप सॉइल लेयर होती है न्यूट्रिएंट से रिच होती है वो रिमूव हो जाएगी, वाटर पेनिट्रेशन नहीं होगी और सॉइल जो है वो रन अवे हो जाएगी, यानी वाटर जो है वो अपने साथ साथ सॉइल को बहा के ले जाएगा। मॉडरेट ग्रेजिंग, मॉडरेट ग्रेजिंग जो है ये सूटेबल होती है और ये हेल्प करती है सॉइल को ग्रो करने में। प्रीडेशन, ये सेकंड इंट्रैक्शन है, इसमें आपको पता है कि जैसे एक इंडिविजुअल जो है वो शिकार करता है दूसरे इंडिविजुअल का, जिसको खाया जाता है उसे हम प्रे कहते हैं, और जो मतलब ईट करता है, जो खाता है, वो प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर बेसिकली लार्ज साइज़ के होते हैं और इनका नंबर कम होता है, जबकि प्रे जो हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और इनका नंबर ज़्यादा होता है। और अगर प्रीडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो प्रे की पॉपुलेशन भी जो है ना वो दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं, इन दोनों का एक दूसरे पे इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में हम 3 तरह की इंटरेक्शंस देखेंगे, पैरासाइटिज्म है, कोमेंसलिज्म है, देन म्यूचुअलिज्म है। अब सबसे पहले हमारे पास है पैरासाइटिज्म, यानी एक पैरासाइट है वो फीड कर रहा है दूसरे इंडिविजुअल पे। अब पैरासाइट जिस इंडिविजुअल में रहता है ना उसे हम होस्ट कहते हैं। ये उसकी सरफेस के ऊपर रह सकता है पैरासाइट, जिसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और ये बॉडी के अंदर भी जा सकता है जिसे हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। अब ना पैरासाइट एक तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट पे रहता है और दूसरा न्यूट्रिशन के लिए। अब होस्ट 2 तरह के होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं और डेफिनेटिव होस्ट होते हैं। डेफिनेटिव होस्ट कौन से होते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इंटरमीडिएट होस्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इनमें एसेक्सुअल फेज होता है पैरासाइट की लाइफ का। और अगर पैरासाइट के नतीजे में कोई बीमारी हो जाए ना तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेस्टेशन। और ये लाजमी नहीं है कि हर पैरासाइट जो है वो डिजीज काज करे। नेक्स्ट कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म क्या होता है, इसमें एक स्पीशी जो है ना उसको फ़ायदा हो रहा होता है, दूसरी को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। अब शार्क जो है ना उस पर छोटी छोटी फिशेज़ होती हैं जिन्हें हम रिमोरा कहते हैं। शार्क खाना खाती है तो जो खाना उसका स्क्रैप्स रह जाते हैं ना उनको रिमोरा खा लेती है, ठीक है। तो रिमोरा का तो फ़ायदा हो रहा है, जबकि शार्क को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ये ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसी बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं जिसमें दोनों तरफ को फ़ायदा होता है। जैसे देखें ना इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। इंसेक्ट्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पे एक बात याद रख लें, इंसेक्ट्स येलो कलर के फ्लावर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, फ्लावर हैं, इंसेक्ट आया, उसने नेक्टर लिया, जूस लिया, पोलन्स लिए, चला गया। अब वो दूसरे पे जाके बैठा तो पोलन्स जो है ड्रॉप हो गए। उसने किस चीज़ को प्रमोट किया, पोलिनेशन को, और दूसरा उसको खाना भी मिल गया, यानी कि दोनों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद एक और एग्जांपल है लाइकन्स की। लाइकन किसकी एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई की। एल्गी क्या करते हैं, वो फंजाई को खाना देते हैं, और फंजाई क्या करते हैं, वो एल्गी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद रूट नड्यूल्स।
में ना क्या होता है, लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट होती हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं रूट ने इसकी लेग्यूम प्लांट को, और लेग्यूम प्लांट उनको क्या देता है, फूड और प्रोटेक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की, माइकोराइजा। माइकोराइजा में देखें ये प्लांट्स की और फंजाई की एसोसिएशन है। प्लांट्स फंजाई को एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, और फंजाई क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन, वो क्या करते हैं, आयंस अब्जॉर्ब करके देते हैं प्लांट को। उसके बाद कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दो स्पीशीज जो है ना वो कंपीट करती हैं, या एक ही स्पीशी के मेंबर्स कंपीट करते हैं। अब इंट्रा स्पेसिफिक क्या होगा, जब सेम स्पीशीज के मेंबर्स कंपीट करेंगे। इंटर स्पेसिफिक क्या होगा, जब डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स जो हैं वो कंपीट करेंगे। इंटर स्पेसिफिक में ना क्या होता है, ये रिसोर्सेज के लिए इंट्रा स्पेसिफिक, ये ना इंट्रा स्पेसिफिक किसके लिए कंपीट करते हैं, टेरिटरी के लिए और फीमेल्स के लिए, और इंटर स्पेसिफिक में किसके लिए होता है, रिसोर्सेज के लिए। अब इनमें दोनों स्पीशीज जो है वो कंपीट करती हैं, या तो ऐसा होता है एक सरवाइव कर गई, एक रह गई, एक मर गई, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गई, या फिर दोनों कोएग्जिस्ट करती हैं। और कोएग्जिस्ट कैसे करती हैं, जैसे एक ने रिसोर्सेज सुबह टाइम यूज़ कर ली, एक ने शाम टाइम यूज़ कर ली, या उन्होंने पार्ट्स डिवाइड कर लिए। जैसे ना मैकआर्थर था एक बंदा, उसने वार्बलर्स की स्पीशीज़ जो एक दरख्त पे फीड कर रही थी ना, उसने उनको कैटेगराइज कर दिया, कुछ रूट्स पे फीड करती हैं, कुछ प्लांट्स पे, कुछ स्टेम पे, कुछ लीव पे, इसी तरह मतलब वो डिफरेंट पार्ट्स पे फीड कर रही हैं, यानी लोअर एरिया पे, अपर एरिया पे, मिड एरिया पे, इस तरह 5 स्पीशीज़ कोएग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बाद मैटर और एनर्जी है। आपको पता है जो मैटर है ना, ये रिसाइकलिंग होती रहती है इसकी, एक रेजरवायर से दूसरे रेजरवायर में। एक रेजरवायर नॉन लिविंग हो सकता है, दूसरा रेजरवायर लिविंग होता है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। अब ये दो तरह के होते हैं, गैशियस साइकिल है और सेडिमेंट्री साइकिल है। गैशियस साइकिल किन के लिए होता है, जो गैस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे याद रखना है जो कार्बन है वो दोनों साइकिल्स में आती है, क्योंकि उसका कुछ रेजरवायर जो है वो अर्थ में भी प्रेजेंट है। अब जो गैशियस साइकिल है ना, इनका जो रेजरवायर है वो कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में। और जो सेडिमेंट्री साइकिल है, इनका रिजर्वायर कहाँ पे होता है, अर्थ क्रस्ट में, जैसे वाटर साइकिल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन साइकिल। अब देखें कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं, वाटर से भी लेते हैं। प्लांट्स और एल्गी इसको फिक्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स यूज़ करते हैं, डिकम्पोजिशन होती है। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पायरेशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल के थ्रू भी जा रही है, और वाटर में लाइमस्टोन बन जाता है, ठीक है, और उसकी भी इरप्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब हमने हैबिटेट पढ़ा था, वो प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। अब हम देखेंगे एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं हैबिटेट के, एनर्जी, टेम्परेचर और इसके अलावा भी। सबसे पहले टेम्परेचर, सॉरी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी यूज़ करके फूड बना लेते हैं, जबकि कुछ डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं, जो सन एनर्जी को यूज़ करके फूड बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्या हैं, जो ऑटोट्रॉफ से एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी बजट क्या होता है, कि एनर्जी टोटल आई कितनी और वो यूज़ कहाँ कहाँ पे हुई है, और बाकी हमें फ़ायदा कितना हुआ उससे। जैसे हम बजट बनाते हैं ना किसी चीज़ का, इसी तरह एनर्जी का भी बजट है कि टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं, यानी टोटल एनर्जी कितनी है, उसको हमने कहाँ कहाँ पे लगाना है, यानी वो एनर्जी यूज़ कहाँ कहाँ पे होनी है, और उसका लॉस कहाँ कहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद टोटल एनर्जी इनटेक को हम क्या कहते हैं, ग्रास एनर्जी इनटेक। जितनी टोटल एनर्जी आई उसमें से कुछ तो यूज़ हो गई फीसिस में, उसको हमने कह दिया एक्सक्रीटरी एनर्जी। कुछ मेंटेनेंस में निकल गई, उसको हमने कह दिया एग्जिस्टेंस एनर्जी। कुछ ग्रोथ में, नेस्टिंग में, मेटिंग में यूज़ हो गई, उसको कहा गया प्रोडक्टिव एनर्जी। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आपको पता है कि ये कैपेसिटी है हीट प्रोडक्शन की, हमारी बॉडी की कैपेसिटी। अब इसमें हम क्या सबसे पहले देख लेते हैं कि वेज क्या है हीट गेन के और लॉस के। हीट कितनी तरह से ले सकते हैं हम, दो तरह से।
कौन कौन से वेज हैं हीट लेने के? एक तो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो जाए, दूसरा हम इन्वायरमेंट से ले लें। उसके बाद हीट लॉस, हीट कैसे लॉस होती है? एवेपोरेशन से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है ना वो सीज हो गई, रुक गई। उसमें सबसे पहला है टॉर्पर। टॉर्पर डेली बेसिस पे होता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी लो हो जाता है। इसमें बैट्स, हैमिक बर्ड्स वगैरह आते हैं और ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो कंटिन्यूसली फीड करते हैं। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाते हैं, लेकिन ये डेली बेसिस पे नहीं होता, बल्कि ये किस तरह होता है? वीक्स और मंथ्स में, ठीक है। स्मॉल मैमल्स इसमें बेसिकली आते हैं, हाइबरनेट करते हैं और इनका थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन थर्मोरेगुलेशन सस्पेंड नहीं होती। विंटर स्लीप ये लार्ज मैमल्स करते हैं और ये जो है ना इनका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप तो होता है लेकिन इतना ड्रॉप नहीं होता, अगर इनको हम छेड़ें तो ये फ़ौरन से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एस्टिवेशन, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स करते हैं और ये समर में होती है, ठीक है, और वो बरोस में रहते हैं और खाते पीते नहीं हैं। अब ये तो थे एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, वो भी सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। अब पॉपुलेशन लेवल पे हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को करेक्टराइज करते हैं सर्वाइवरशिप कर्व से। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर आ जाता है कि कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे क्या आ जाता है? एज आ जाती है। एक्स एक्सिस पे एज, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। 3 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 में देखिए कन्वेक्स है, यानी इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो एंड पे जाके ड्रॉप हो रहा है। ये टाइप 1 है ह्यूमन के लिए। डायगोनल, इसमें देखें मोर्टेलिटी रेट कांस्टेंट रहता है। टाइप 2 ये बर्ड्स के लिए है। उसके बाद कनकेव, ये फिशेस के लिए, यानी शुरू में मोर्टेलिटी रेट कम है, मोर्टेलिटी रेट स्टार्ट में ज़्यादा है और एंड पे कम है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, ये जो एक कांस्टेंट वे में ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 नहीं होता, बल्कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रो नहीं होने देते। जैसे आपको पता है कोई जलजला आ जाए, बहुत से लोग मर जाते हैं, या फूड शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, यानी हम कहें कि फूड शॉर्टेज हो गया तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उनकी डेथ हो रही है। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं ओवर पॉपुलेशन को। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है, जैसे एक घर देखें ना, एक कमरा है, उसमें मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? 1 लोग, 2 बंदे, ठीक है, 3 बंदे, मैक्सिमम कह रहे 5 बंदे, यानी उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा उसमें लोग नहीं रह सकते। इसी तरह हमारे इकोसिस्टम की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, यानी अगर उसमें 10 मिलियन लोगों ने रहना है तो उतने ही लोग रहेंगे, उससे ज़्यादा को वो सपोर्ट नहीं कर सकता। सपोर्ट से यहाँ पे मतलब है उनको खाना नहीं मिल सकता, उनको जो सारी उनकी नेसेसरीज़ हैं वो नहीं मिल सकती। उसके बाद सिंबल इसका कैरिंग कैपेसिटी का क्या है? के। पॉपुलेशन रेगुलेशन, इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को। डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। ये 2 तरह की होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट और डेंसिटी डिपेंडेंट। ये डेंसिटी के फैक्टर्स की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट, जिन्होंने होना ही होना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअल ज़्यादा हैं कि नहीं है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट, जैसे खुदा न खास्ता जल्ज़ला आता है, ठीक है, तो जल्ज़ले ने आना ही आना है। ये नहीं कि अगर यहाँ पे 10 बंदे हैं, कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, बंदे थोड़े रह रहे हैं, डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स को विदाउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे वेदर कंडीशंस हैं, तूफान आना है तो उसने आना ही आना है, वो ये देख के नहीं आएगा कि यहाँ पे लोग कम है तो यहाँ पे नहीं जाना, जहाँ पे लोग ज़्यादा है वहाँ पे जाना है। उसके बाद डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, ये अगर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो रिएक्शन ज़्यादा सीवियर होगा। जैसे आजकल कोरोना है, ठीक है, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उतने ज़्यादा लोगों को वो इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। एनर्जी कहाँ से आती है? सन से, पास करती है फूड चेन के थ्रू इंडिविजुअल्स में, उसके बाद डिकम्पोजर्स के थ्रू वापस हम हीट को रिलीज़ कर देते हैं।
ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी भी आई है वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन की बात है ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी फिक्स हुई है प्लांट से, यानी प्लांट्स ने कितनी फोटोसिंथेसिस की है, उसमें से हम वो एनर्जी निकाल दें जो रिस्पिरेशन के लिए यूज़ हुई, बाकी एनर्जी को हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। प्लांट बायोमास किसके इक्वल होता है? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन के या नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के। सन से एनर्जी आई 1%, प्रोड्यूसर्स के लिए वो हो गई 100%, उनमें से 10% गई कंज्यूमर्स ने यूज़ कर ली और 1% डिकम्पोजर्स ने, यानी हर लेवल पे कितनी एनर्जी लॉस हो रही है? 10%। अब इसके अलावा एक और बात, जो शॉर्ट फूड चेन्स हैं वो सपोर्ट करती हैं कम्युनिटी को मोर इफेक्टिवली एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग फूड चेन्स, यानी फूड चेन्स के अगर ट्रैफिक लेवल ज़्यादा है तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। तो ये था चैप्टर 6। इसमें एंड पे जो है ना थोड़ा बायोडाइवर्सिटी का है, उसमें मेजर यही है कि बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम्स हैं, मेजर यही है कि ओवर पॉपुलेशन रूट काज है सारी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। और उसके अलावा जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं ना वहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो बहुत कह लें रैपिडली कम हो रही हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन वगैरह है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, पोल्यूशन जो है वो जो हार्मफुल मटेरियल है वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी।